बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कशन करनी है यूनिट नंबर 9 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप सो कि आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। साथ साथ जो है वो कंपेयर करते जाइएगा अपने आंसर्स को, और जहाँ जहाँ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जहाँ प्रॉब्लम आएगा आपको उनको आपने नोट डाउन करना है, उसको बाद में रिवाइज करना है। लेक्चर दोबारा सुनिएगा, दोबारा से उसको रिकन्सिडर कीजिएगा जहाँ मिस्टेक होती है। सो इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर जो है वो 100%। जब डिस्कशन हो रही होती है तो आप लोग जो है वो कोशिश किया करें कि जो रेक्टिफाई करना है चीज़ों को वो आपका अच्छे से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 जी, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज जो है वो कहते हैं जी वंस अराउंड अ सर्कल। जो है आप देखिए किसी भी जो है वो स्फीयर की बात करें हम, कोई बॉडी चूंकि जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर फॉर्मुलेट कर रहा होता है। सो एवरीवेयर जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम होती है विद इन द स्फीयर। सो यू कैन से डैट के जो है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस को जो है वो डिनोट कर रहा होता है। सो हमने पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो मैंने आपको लेक्चर में लिखवाई थी। वर्क डन अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो क्या होता है, जीरो। इट मींस इसमें तो सिंपल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कह रहा है जी एरिया की जो है वो किसके इक्वल हो जाए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो बताएं कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी क्वेश्चन नंबर 2 में। और बड़ा सिंपल है जी, क्वेश्चन 2 में हमें पता है कैपेसिटेंस जो होती है वो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी के इक्वल होती है। अगर एरिया और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स जो है न्यूमेरिकल इक्वल हो जाएंगे तो ज़ाहिर है कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, डेट वुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इट मींस के इसमें आंसर जो है आपका कौन सा बनेगा, चार्ली। क्वेश्चन 3 आल्सो वेरी वेरी इजी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो है वो पास पेपर में पूछे गए। क्वेश्चन 3 में हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करना है, डेट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, V ओवर D। ठीक है जी, और यहाँ हमें फाइंड भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही करनी है। वोल्टेज जो गिवन है वो है 10 वोल्ट, और डिस्टेंस जो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है वो आपको बताया कितना हुआ है जी, डेट इज 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर भी उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, डेट इज 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। सो योर आंसर वुड बी 1000 न्यूटन पर कूलम कह लें, वोल्ट पर मीटर कह लें, जो है वो यूनिट सेम ही होता है। तो आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो वेरी इजी। इसमें कह रहा है जी हमारे पास एक सॉलिड है, उसमें 5 × 10⁻21 एटम्स हैं। अगर उनमें से एक, इफ वन इलेक्ट्रॉन जो है इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम, हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, तो ये बताएं चार्ज गेन जो है वो किसके इक्वलेंट होगा। डेट इज आल्सो वेरी इजी जी। मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल चार्ज जो होता है वो किसके इक्वल होता है जी, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है जी। अब जो नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन है वो क्या है जी, 5 × 10⁻21, 5 × 10⁻21 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। सो टोटल जो हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 8 हो जाएगा, इनटू 10⁻, जो है यहाँ से क्या बचेगा 2। सो ये आपके पास जो है वो 10⁻2 मीन 800, टोटल जो है वो 800 हो जाएगा। 800 कूलम जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सो टोटल चार्ज जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू NE। सो आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपको जो है वो जीरो फील्ड लोकेशन के बारे में कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू स्फीयर विल बी जीरो। जहाँ पर दोनों चार्जेस की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाती है, उसको हम कहा करते थे ज़ीरो फील्ड लोकेशन। जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो बैलेंस हो जाएगी बिकॉज ऑफ बोथ चार्जेस, तो उसको हम बोल रहे होते हैं ज़ीरो फील्ड लोकेशन का नाम देते हैं। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। हमें एक चार्ज गिवन है 10 कूलम, दूसरा 20 कूलम, और 80 जो है वो मीटर जो है उनके दरमियान सेपरेशन है। सो इसमें जी हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है जी 5। अच्छा, अब देखिए चार्ज हम जो है वो सपोज कर लेते हैं ये आपका Q1 है, नेक्स्ट चार्ज जो है दूसरा Q2, और दोनों चौके पॉजिटिव हैं। अच्छा, अब दोनों में जो डिस्टेंस है टोटल जो है वो कितना गिवन है, डेट इज 80 मीटर। अब चार्ज 1 से जो है ए से, जो ए चार्ज है
उससे वो कह रहा है कि आपने बताना है कि जीरो फील्ड लोकेशन कितनी डिस्टेंस पे है, क्योंकि वो इसको ए कह रहा है, इसको बी कह रहे हैं। सो इससे लेट्स से कि इस पॉइंट पर जो है वो जीरो फील्ड लोकेशन है, सो मैं इसका जो डिस्टेंस है वो ए चार्ज से कितना ले लेता हूँ, आर डिस्टेंस। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये आर है तो ये जो बाकी बचा है डिस्टेंस चार्ज 2 से, वो कितना होगा, 80 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 80 माइनस आर हो जाएगा। अच्छा, ये जीरो फील्ड लोकेशन वो लोकेशन होती है जहाँ दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाती है। सो मैं कहूँगा E1 जो है वो शुड बी इक्वल टू E2। यहाँ से वैल्यूज पुट कर दें, के Q1 ओवर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 ओवर R2 स्क्वायर। के से वैसे कैंसिल आउट। Q1 कितना है, Q1 हमें 10 गिवन है, सो ये 10 है। अब R हमने रखा है इसको, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। Q2 जो है वो 20 है, जबकि R2 को हम कह रहे हैं 80 माइनस R, सो इसका स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 80 माइनस आर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 आर स्क्वेयर। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लें, सो 80 माइनस आर वुड बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2r। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हमें फाइंड असल में क्या करना है, आर की वैल्यू। ठीक है जी। सो ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। स्क्वेयर रूट 2 जो है वो हमें पता है ये 1.41 को कहते हैं, 1.4। इसका मतलब ये माइनस आर उधर जाके प्लस आर होगा। सो आपके पास ये बनेगा अंडर रूट 2 आर प्लस आर इज इक्वल टू 80। सो ये चूंकि 1.4 होता है तो 1.4 R41 भी कह सकते हैं, R इज इक्वल टू 80। तो ये 1 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, 2.4। तो 2.4 R इज इक्वल टू 80। यहाँ से R इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2.4 करेंगे। अब इसका आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट पर मूव कर दें, कैलकुलेट करें, सो आंसर 33.3 यानी 33 मीटर के राउंड आंसर आएगा। सो योर आंसर इज 33 मीटर। इसमें जो आंसर बनेगा वो है जी बीटा। ठीक है जी। सो इस तरह से आप जो है वो जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी जी। 6.1 जो है इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज का। 6 वाला जो क्वेश्चन है जी, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो फोर्स आपको कितनी गिवन है, 0.01 और डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁵ है। 0.01 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁵। अच्छा जी, अब देखिए 0.01 है, 10⁻⁻2 को रिप्रेजेंट करता है। ये -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा। सो आपका आंसर बना 1/1.2 इंटू 10⁻, इसको हम कह लें +3। ठीक है जी। अच्छा, ये जो कि 0.01 को आप क्या लिख रहे हो, 10⁻⁻2, तो ये -5 जब ऊपर जाके ऐड प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा। अच्छा, अब ये देखो ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को मूव करता हूँ 12/10 तो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास बनेगा 5/6 इंटू 10⁻3। अब 5/6 जो है वो क्या होता है, 0.8, ऐसे ही 0.83 के राउंड आ जाएगा इंटू 10⁻3, और इसको आप 8.3 इंटू 10⁻2 भी लिख सकते हैं, और यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। सो इसका आंसर जो है आपके पास 8.3 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। सो आंसर आपका जो है वो कौन सा बन रहा है जी, डेल्टा। नेक्स्ट जो है जी 7 जो है इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट आपने सिंपल सा यूज़ करना है। इसमें कहते हैं जी दो आपके पास चार्जेस हैं, एक आपको +2 गिवन है, और सेकंड चार्ज है इसमें वो है जी आपके पास +6 कूलम, और कह रहे हैं अगर दोनों चार्जेस में -2 जो है वो चार्ज ऐड कर दें। सो इस 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7, एक चार्ज है Q1 +2 कूलम के साथ, दूसरा है +6 कूलम। अच्छा, अब कहते हैं दोनों में ना चार्ज ऐड करें, दो इसमें भी -2 कूलम ऐड कर दें, इसमें भी -2 कूलम ऐड कर दें। सो बात ये है कि ये तो आपके पास चार्ज जो है वो बाकी कितना बचेगा, +4 कूलम, जबकि ये 0 हो जाएगा। जो कि फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होती है, अगर दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 0 हो जाएगी। इसमें आंसर जो आपका है वो बनेगा अल्फा।
8 जो है डेट इज सो सिंपल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है हम फाइंड भी कर चुके हैं 6.25 इंटू 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें आंसर आपका अल्फा है। 9 जी, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर इंसुलेटर कैन नॉट बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होता, इंसुलेटर के लिए इनफाइनाइट नहीं होता। अगर कोई कंडक्टर हो तो कंडक्टर के लिए जो है वो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। सो इसमें आंसर जो है वो डेल्टा, चूँकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है जिसको एप्सिलॉन आर बी बोलते थे, डेट इज ऑलवेज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1 होता है, बट इन्फिनिटी नहीं हो सकता इन केस ऑफ इंसुलेटर, तो डेल्टा आंसर है जी। 10 जी, if a charge is moved against the coulomb force of an electric field जो है against the जो है वो coulomb force, तो एनर्जी जो है वो आपको must be provided by external source। देखें अगर जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके आ रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपल, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। सो इट मीन्स अगर आपको इसको इसकी तरफ लेके आना है तो यू मस्ट हैव टू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो आपको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो आंसर इज बीटा, energy is used from some outside source। 11 is also simple जी, inside a hollow sphere conductor the potential जो है is constant। चूँकि इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर जो है वो आपके पास एक सरफेस है उसके ऊपर जो है वो चार्ज है इनसाइड एवरीवेयर जो है, एंड ऑन दी सरफेस जो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो पोटेंशियल जो है एवरीवेयर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो आंसर इज अल्फा। 12 जी, 12 भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने पढ़ा हुआ है कि जी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं आर क्लोजर, वहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपस में सेपरेशन होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। सो अगर हम ये दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और इस पॉइंट्स को ए का नाम दिया है तो ई ए, और अगर मैं इसको कह दूँ ई बी, तो देखें ई बी पर जो है वो लाइंस एक दूसरे से फार वे हो रही हैं। सो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें कहना चाहिए ई बी जो है वो लेस देन क्या होगा, ई ए, या ई ए जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, ई। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, और जहाँ पर एक दूसरे से वो फार अवे होती है वहाँ वीक हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ है कि आंसर आपका अल्फा बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस जो है इसमें आपको कह रहा है जी, तो इसमें आंसर के बारे में पूछ रहा है। सो याद रखना है द वैल्यू ऑफ जो के होती है डिपेंड्स ऑन बोथ सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, दोनों पे डिपेंड कर रही होती है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये डिपेंड्स ऑन बोथ सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, चार्ली आंसर होगा। 14 भी सिंपल है जी, इसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट पूछ रहा है, तो डेल्टा आंसर बनेगा सी स्क्वेयर, यानी कि कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। 15 जी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर नेगेटिव चार्ज की क्या होती हैं, रेडियल इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की होती हैं रेडियल आउटवर्ड, तो इसमें आंसर आपका चार्ली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 जी, a particle A has a charge plus Q और B has a 4Q, each of having the same mass, और mass उनका कह रहा है सेम है, when allowed to fall from rest through a same potential difference, और the ratio of आपने बतानी है their speeds जो है वो आपने ratio of their speeds जो है उनको कैलकुलेट करना है। अच्छा बात ये है कि हमारे पास जो है जब हम charges when charges are accelerated to potential difference on potential difference, तो जो वर्क डन के इक्वल होता है वो Q into V होता है, QV के इक्वल। अब जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है जी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q into V। V मीन पोटेंशियल डिफरेंस और स्मॉल v मीन क्या आएगा, वेलोसिटी। अगर आप गौर करें तो वो कहता है दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस और मैसेज भी उनके सेम है। मैं ज़रा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, तो वी स्क्वेयर जो है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2QV डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आ जाएगा, m। ठीक है जी। अच्छा इसमें अगर वो v ओवर m जो है वो इसको कांस्टेंट कह रहा है, कहता है पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं v स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, q, यानी जो स्पीड्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाएंगी। इसका मतलब है स्पीड ऑफ ए ओवर स्पीड ऑफ बी, इनकी जो रेशो बनेगी चार्ज ऑन ए ओवर चार्ज ऑन बी, लेकिन जो कि इधर स्क्वायर था तो हमें दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है जी। सो अब हमें जो हमें चार्जेस की वैल्यू गिवन है, अगर आप गौर करेंगे तो पहले के ऊपर प्लस क्यू है और दूसरे की कह रहा है 4Q।
सो क्यू से कैंसिल आउट, आपका आंसर 1:2 आंसर आ जाएगा। सो इसमें देखें कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो है, अगर देखें तो मैथ्स को भी उसने कांस्टेंट रखा है, पोटेंशियल को भी कांस्टेंट रखा है, मैथ्स भी सेम है और पोटेंशियल भी सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि वी स्क्वेयर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, तो चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगी उसकी स्पीड, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर 1:2 आपका आंसर बन जाएगा, चार्ली आंसर है। 17 जो है वो अगेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस की करेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी क्या होती है, जीरो होती है। जैसे पोटेंशियल जो है जीरो होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जीरो होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी किया हुआ है चैप्टर 12 का कि E इज इक्वल टू हमें पता है डेल्टा V ओवर आर। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो V कांस्टेंट है, तो डेल्टा V क्या होगा, जीरो, तो जीरो ओवर डेल्टा आर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी along the equipotential surface क्या होती है, जीरो होती है। अगर ऐसा है तो आंसर इज डेल्टा जीरो along any path A B A C A D and A E, तो आंसर आपका बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18 जी, अगेन ये 16 जैसा क्वेश्चन है, 16 ही की तरह है, उसी वही फॉर्मूला सेम अप्लाई होना है। एंड हीलियम आयन एंड ए हाइड्रोजन आयन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस V2 वेलोसिटीज कह रहा है जी हीलियम की और VH की रिस्पेक्टिवली। इफ द हीलियम हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन द रेशियो ऑफ स्पीड्स बतानी है, यही वाला फार्मूला सेम जो है वो यूज होना है एज डेट ऑफ जो सॉरी ये वाला जो है वो कौन सा था, 16। हाँ जी, ये वाला जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर था 16। हाँ जी 16 जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 था, 16 जैसा ही है बिल्कुल सेम, अगर आप गौर से देखें तो एग्जैक्टली जो है वो सेम वही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 16 में उस टाइम में कहा पोटेंशियल कांस्टेंट है, मैस कांस्टेंट है, इसलिए हमने कहा स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाती है। अब फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास जो है 18 में वो अब क्या बनेगा, V स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय मास। अच्छा आप जरा गौर करें तो उसने कहा क्या है, कहते जी एक हीलियम आयन है और दूसरा हाइड्रोजन आयन आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V2 वेलोसिटीज द रेस्ट। इफ द हीलियम हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन, अगर हीलियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो हाइड्रोजन आयन और हीलियम आयन जो है उनका चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, फिर वो चार्ज सेम हो जाएगा। सो चार्ज सेम हो जाएगा, और उसमें कह रहा है रेस्ट फ्रॉम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों का चार्ज जो है वो सेम हो जाता है, सो चार्ज भी कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है जी, सो इट मीन्स कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि V स्क्वेयर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस हो जाएगा। अब चूंकि हमें जो है वो स्क्वेयर रूट ऑफ मैस हो जाएगा, यहाँ से V जो है वो V हीलियम और टू हाइड्रोजन या हाइड्रोजन टू हीलियम हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें पहले देख लेना है जी, हीलियम एंड हाइड्रोजन। सो वेलोसिटी ऑफ हीलियम टू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट जो है यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स है ना जी, तो मैस ऑफ हाइड्रोजन टू मैस ऑफ हीलियम। ठीक है जी, अब मैस ऑफ हाइड्रोजन 1 टाइम्स होता है, हीलियम का क्या होता है 4 टाइम्स, तो आपका आंसर जो है वो 1:2 बनेगा। तो इसमें आपका आंसर जो है, इसमें भी आपका आंसर 1:2 यानी 1/2 बनेगा, बीटा आंसर होगा। सो देखें जिस तरह की सिचुएशन हो, जिस तरह का क्वेश्चन हो, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करते हो। जैसे क्वेश्चन 16 में उसने पोटेंशियल और मैस सेम कहा हुआ था, तो मैंने उसको जो है वो कांस्टेंट रखा, तो V स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज था। क्वेश्चन 18 जो है इसमें उसने पोटेंशियल कह रहा है सेम है, दे आर एक्सीलरेटेड टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हीलियम से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन हम जो है वो लॉस कर देगा, तो फिर चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर हीलियम के ऊपर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो V और Q जो है वो दोनों जो है वो कांस्टेंट हो गए, तो V स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा, इसका मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास हो जाएगा। सो हीलियम टू हाइड्रोजन अगर रेशियो लेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन 1, तो हीलियम क्या होगा 4 टाइम्स, सो 1/4 मीन 1:2 आंसर, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जी, इसमें डेट इज सो सिंपल, हमें जो है वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जी क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें कहता है जी कि आप जो है वर्क डन फाइंड करें, तो दैट इज W इज इक्वल टू क्या होता है QV, और यहाँ पर जो है हमें Q क्या गिवन है, 1 इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं एक्सीलरेट करें थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना 1 किलो वोल्ट। ठीक है जी, सो किलो वोल्ट। सो आपके पास टोटल आंसर कितना हो गया 1
kilo electron volt. So answer is 1 kilo electron volt. So answer is beta. That's so simple. 20 जी 20 वाले में आपको कह रहा है कि फिगर जो है वो v और डिस्टेंस के इन बिटवीन गिवन है, तो आपने ये बताना है कि कौन सा इसमें से रिलेशन ट्रू है। अच्छा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें देखो कि हमें जो गिवन है, सबसे पहले a से b जो है वो इसको हम कहेंगे कि ये E1 है, ठीक है। फिर b से c जो है वो आपका b से c जो है ये E2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया सी से डी जो है वो फिर E3 आ गया जी, ठीक। नेक्स्ट जो है इसमें डी से आप नीचे आ रहे हो ई की तरफ, ठीक है। सो आप कहाँ पहुंच गए 0 के ऊपर, तो ये आपका जो है वो क्या होगा E4, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है वो कहता है जी कि इसके बाद जो है वो चूंकि लाइन जो है इधर आ गई है, तो ये आपके पास E5 हो जाए। अच्छा, वो और करें कि चूंकि हमने कहा था कि अगर आपके पास पोटेंशियल विद रेफरेंस टू डिस्टेंस जो है वो कर्व हो, तो इसका जो किसी भी लाइन किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ज़रा गौर करें कि यहाँ पर जो है अगर टेंजेंट यानी स्लोप ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा 0, यहाँ भी स्लोप ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा 0। यहाँ पर चूंकि आप आई टाइम एक्सिस के ऊपर गए तो पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक डेंसिटी 0 है। E5 भी 0, E3 भी 0, E1 भी 0। अब रह गया E2 और E4। E2 का पॉजिटिव स्लोप है, E3 का जो है वो नेगेटिव स्लोप है, लेकिन स्लोप किसका ज़्यादा है, E2 का, E4 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर E1, E3 और E5 इक्वल होंगे, क्योंकि सबका जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी सबकी क्या है 0 है। जबकि वेयर एज है वो E2 जो है वो यहाँ पर ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू E4। तो ये वाला आंसर जो है वो बनता है। सो E2 जो है यहाँ पर अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप जो है इसमें चूँकि इसको हम कह रहे होते हैं मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है, टेंजेंट जो है ये मिनिमम है, ठीक है। सो लेट से कि यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं एंगल की अगर हम बात करें, तो इसमें ज़रा देखना ही है आपने कि यहाँ पर जो है वो किसका जो स्लोप है, यानी किसका टेंजेंट कौन 90 के पास है, ठीक है, ये देखना होता है। सो 90 से जो अगर आप इस तरह टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके देखें, तो ये वाला एंगल जो है वो स्मॉलर लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि E4 यहाँ ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू E2। सो यहाँ पर अगर गौर करो, सो आई थिंक E4 जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा E2, क्योंकि ये वाला एंगल जो है अपीयर्स इन द डायग्राम जो है स्मॉलर देन दैट ऑफ दिस एंगल। सो इसमें जो आंसर आपका बनना चाहिए फिर कौन सा बनेगा आंसर जी, E1 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E5 एंड हाँ जी बीटा आंसर जो है वो आपका बनेगा बेस्ट आंसर जो। नेक्स्ट 21 जो है डेट इज सो इजी, इसमें भी इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो है फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई होना है। वोल्ट गिवन है 0.2 वोल्ट और 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट है। सो डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में गिवन है। सो इसमें आंसर आपका 0.2 से कैंसिल आउट होकर 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर यानी अल्फा भी बन सकता है, और अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो फिर आपका आंसर चार्ली पे बन सकता है। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन 21 जी। इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, डेल्टा बोथ ए एंड सी। 22 जी, टू लाइंस ऑफ फोर्स जो है नेवर इंटरसेक्ट, तो आंसर इसका बनेगा डेल्टा। और नेक्स्ट 23 जो है इसमें जस्ट आपने फॉर्मूला बताना है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ वो सिर्फ एप्सिलॉन आर को के से रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, बीटा। क्वेश्चंस आर सो इजी, इस वजह से मैं सिंपल जो है वो इनको आंसर्स करता जा रहा हूँ। 24 में फोर्स एक्टिंग अपॉन अ चार्ज पार्टिकल केप्ट बिटवीन द प्लेट्स जो है एफ, इफ वन ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर अगर रिमूव कर दें तो फोर्स भी हाफ हो जाएगी। देखो अगर चार्ज आप जो है वो इसमें देखें कि फोर्स केप्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। अब जब आपने उसको दो कैपेसिटर की प्लेट्स के इन बिटवीन चार्ज को रखा हुआ है कि ये आपके पास जो है पॉजिटिव प्लेट है, ये लेट्स से नेगेटिव प्लेट, ये एक ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी तरफ से आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ जो है वो क्या आएगी, रिपल्शन। इसकी तरफ से जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या आएगी, अट्रैक्शन। तो एफ और एफ जो है वो कितनी टोटल फोर्स हो जाएगी, 2F।
तो अगर जो है आप दोनों में से किसी एक प्लेट को रिमूव कर देते हैं तो फोर्स जो है वो ए एफ रह जाएगी ना, तो हाफ रह जाएगी। इसका मतलब है आंसर आपका कौन सा होगा, बीटा। तो 24 में आंसर आपका बीटा बनेगा। 25 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अ फेरेड, तो इसमें आंसर जो है बीटा कूलम पर वोल्ट जो है, सिंपल क्यू इज इक्वल टू सी वी के फॉर्मूले से बीटा आंसर है। नेक्स्ट 26 जी, आई होप सो ये सबका ठीक होगा। हमने एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/2 सी वी स्क्वेयर। सो इसमें जो है वो आपका इजीली आंसर इसमें भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है जी 26। हाँ, 26 जो है इसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/2 सी वी स्क्वेयर एनर्जी के लिए। 1/2 सी कैपेसिटेंस क्या गिवन है जी, कैपेसिटेंस है 50 माइक्रो फैरेड, 50 इंटू 10⁻⁻⁶ और पोटेंशियल क्या गिवन है यहाँ पर आपको 10। सो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो है वो 5/2 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। सो ये 5 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल आंसर आ जाएगा। इट्स सो सिंपल जी। सो आंसर आपका बनेगा चार्ली। 27 में हमने इफेक्ट ऑफ मीडियम पढ़ा था और इन ऑन दी जो है वो इफेक्ट ऑफ जो हमने पढ़े थे पोलराइजेशन के इफेक्ट, उसमें मैंने आपको जो फैक्टर्स बताए थे आफ्टर पोलराइजेशन जो है क्या क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, चार्ज टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। तो इसमें जो है वो आंसर आपका क्या आएगा, अल्फा चार्ज टोटल चार्ज जो है वो इंक्रीज क्या रहेगा, सॉरी सेम रहेगा। सो इसमें कहता है कौन सी जो है वो चीज़ जो है वो अनचेंज रहेगी, तो चार्ज नहीं चेंज होता, चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है बट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैंने क्लियर भी आपको किया था, अल्फा आंसर है। 28 जी, ये भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने वैसे लेक्चर में क्लियर कर दिया था। इफ चार्ज ऑन द कैपेसिटेंस डबल, कैपेसिटेंस क्या होगी। सो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर करते हैं 28 में। अब देखो चार्ज चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल, अगर हमारे पास कैपेसिटेंस होती है क्यू और वी, अगर आप गौर करें कि अगर चार्ज डबल होगा पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, तो कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम, अनचेंज होगी। तो इसमें आंसर आपका जी चार्ली बनेगा। 29 जो है वो डायग्राम गौर से देखें तो बैटरी चूंकि R1 वाले रेजिस्टर के साथ लगी हुई है, तो अगर स्विच 1 क्लोज करेंगे तो वो जो है वो बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, और स्विच 2 क्लोज करेंगे तो चूंकि उस साइड पे कोई बैटरी नहीं लगी हुई, सिर्फ रेजिस्टेंस है, सो वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जो कैपेसिटर विल गेट फुली चार्ज। अगर हम फुल चार्ज करना चाह रहे हैं तो S2 को ओपन रखेंगे, सिर्फ S1 को क्लोज करेंगे। सो इसमें आंसर आपका डेल्टा आएगा, S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। नेक्स्ट ही 30 वाला क्वेश्चन, इसमें भी एनर्जी स्टोर फाइंड करनी है और वोल्ट और चार्ज गिवन है। तो इसमें जो फॉर्मूला एनर्जी स्टोर के लिए मैं यूज़ करूंगा 29 में, वो 1/2 सी वी स्क्वेयर की बजाय 1/2 क्यू इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 1/2 क्यू चार्ज कितना है जी 0.1 और इंटू जो है वो कितना है 200, ठीक है जी। तो इसमें आपका आंसर जो है वो 10 जूल आंसर आ जाएगा। टी ओवर आर सी, टी ओवर आर सी की रेशो लें तो टी ओवर आर सी बेसिकली क्या है, ये भी टाइम कांस्टेंट है। सो इसमें जो है वो आपके पास जो है आर सी भी टी के इक्वल होता है, तो टी ओवर टी जो है वो क्या हो जाएगा 1। सो इट मीन्स डायमेंशन लेस या यूनिट लेस कह सकते हो। आंसर जो है इसमें आपका बनेगा चार्ली, जो कि स्ट्रेन भी जो है वो रेशो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज होती है, वो भी डायमेंशंस लेस होती है, यानी उसका भी कोई यूनिट नहीं होता। चार्ली आंसर होगा। 32 जी, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डबल एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड चूंकि होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो एनर्जी स्टोर्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का होल स्क्वायर होती है। कैसे देखें, एनर्जी हमारे पास जो है स्टोर्ड होती है 1/2 सी वी स्क्वेयर, तो यहाँ से 1/2 सी वी की वैल्यू क्या है ई डी, तो अगर आप स्क्वेयर करेंगे तो ज़ाहिर है वो 1/2 कैपेसिटेंस ई स्क्वेयर डी स्क्वेयर, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एनर्जी स्टोर्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का होल स्क्वायर होती है। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डबल करेंगे तो आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, डेल्टा आंसर है। 33 जी, इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो कहता है जी एप्सिलॉन इज प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन एनर्जी स्टोर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी कि जो ही आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हो, सो बेसिकली जो है वो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होती है, टोटल चार्ज जो है वो क्या रहता है सेम।
सो हम यहाँ पर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला यूज करेंगे U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर ओवर C फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चूंकि चार्ज जो है ये तो कांस्टेंट रहता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने से, तो एनर्जी स्टोर जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें आंसर जो है आपका बनता है डिक्रीजेस। सो 33 जी आंसर आपका अल्फा बनेगा, डिक्रीजेस। 34 जी, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करेगी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर, और जो है ये अप्लाइड पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, ये थिकनेस ऑफ द प्लेट पे भी डिपेंड नहीं करती, टाइप ऑफ मटेरियल यूज पे भी डिपेंड नहीं करती। लेक्चर में मैंने क्लियर लिखवाया था। इसका आंसर आपका बनता है जी डेल्टा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। के फॉर्मूला आपके पास जो कैपेसिटेंस का है वो क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। सो ये डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, मीडियम और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। 35 जी, 35 में कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द चार्जिंग बैटरी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब देखें जो कैपेसिटर है उसकी हम जब बात कर रहे होते हैं, कैपेसिटर जो है, सो आप इसके साथ कोई बैटरी अटैच करते हो, ठीक है, तो अगर आप देखें तो आप एवरेज चार्ज लेते हैं। अब जो ही आप स्विच क्लोज कर, पहले जो है इसके ऊपर जो पोटेंशियल है या चार्ज है वो क्या होता है, जीरो। जब आप स्विच क्लोज करते हो तो चार्ज जीरो से बढ़ के इक्विलिब्रियम वैल्यू यानी मैक्सिमम क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। अच्छा, अब देखो कि जो हमारे पास हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि बैटरी के लिए जो एनर्जी है, फॉर बैटरी एनर्जी स्टोर्ड जो है वो एनर्जी गिवन बाय डिलीवर्ड बाय द बैटरी जो है वो किसके इक्वल होगी, जो बैटरी एनर्जी डिलीवर कर रही है, डेट विल बी इक्वल टू सी वी। जो है वो जा रहा है Q इज इक्वल, हम कह रहे हैं सी वी, तो वो किसके इक्वल है, बेसिकली वो है आपके पास जो बैटरी आप डिलीवर कर रहे हो Q डेल्टा वी के इक्वल है। यानी कि जो आप उसको एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं वो Q डेल्टा वी के इक्वल है, ठीक है, जो आप एनर्जी जो है उसको दे रहे हो, या इसको हम सी वी स्क्वेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आप उसको एनर्जी दे रहे हैं वो सी वी स्क्वेयर के इक्वल है। 1/2 उसमें नहीं हम लेते, क्यों नहीं लेते, चूंकि जो एनर्जी उसने देनी है वो Q डेल्टा वी के इक्वल देनी है, जो बैटरी एनर्जी डिलीवर करेगी। जो कैपेसिटर चार्ज करेगा वो क्या होगा, वो हम जब कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर करनी है वो होती है Q एवरेज मल्टीप्लाई बाय V। अच्छा, अब एवरेज जो है वो कैसे लेते हो, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा V। तो जरा गौर करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 Q इनटू V। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास जो है बैटरी ने जो एनर्जी डिलीवर करनी है वो क्यू वी के इक्वल होगी, जबकि जो एनर्जी जो है वो कैपेसिटर ने स्टोर करनी है, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो 1/2 सी वी स्क्वेयर के इक्वल होती है, या वो 1/2 इंटू क्यू डेल्टा वी के इक्वल होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बैटरी एनर्जी डिलीवर करती है वो क्यू वी होती है, जबकि जो स्टोर हो रही है वो 1/2 क्यू वी है। सो इसका मतलब है कि वो 50% जो है वो एनर्जी स्टोर कर रहा होता है कैपेसिटर, जितनी बैटरी जो है उसको डिलीवर कर रही है। सो बैटरी डिलीवर अगर जो है वो 10 जूल करती है तो उसमें से स्टोर कितनी करता है, वो आपकी 50% स्टोर करता है, क्योंकि चार्जेस जो है वो इक्वली जो है वो डिवाइड हो रहे हैं पॉजिटिव प्लेट के ऊपर और नेगेटिव प्लेट। तो इन आइडियल कंडीशन जो है, चूंकि चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं इक्वली दोनों प्लेट के ऊपर, तो 50% इधर चार्ज चला गया, 50% इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 50% होती है। चार्ली आंसर है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी 36। हाँ, 36 क्वेश्चन जो है इसमें जो है वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने की उसने कोशिश की है। इस क्वेश्चन को कोरिलेट कर लिया है किसके साथ, जो है वो रेंज के फॉर्मूले के साथ जो है यहाँ पर, और अगर डायग्राम देखें तो आपको वैल्यू ऑफ जी भी यहाँ पर गिवन है। सो 36 में चूंकि वो कह रहा है दोनों की रेंजेस जो है वो सेम है, तो R1 इज इक्वल टू R2। रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जो है वो जी यहाँ पर जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम गिवन है। सो यहाँ वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी प्लस क्यू ई ओवर जो है वो एम। अगर आप गौर करें सो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक इनिशियल स्पीड्स को सेम कहा हुआ है, कैंसिल आउट,
एंगल सेम का हुआ, ये वाली टर्म कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसको सेम का हुआ, उसको मैं ऐसे रहने दूंगा। Q1 डिफरेंट है, मैथ डिफरेंट है, Q2 डिफरेंट है, मैथ डिफरेंट है, बाकी तो सारा सेम है। इसका मतलब है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास फॉर्मूला बना G प्लस Q2E डिवाइडेड बाय M2 इज इक्वल टू G प्लस Q1E डिवाइडेड बाय M1। अब G माइनस G जो है वो जीरो, ये भी कैंसिल आउट हो गई टर्म जो है। ठीक है जी। अच्छा अब जो है वो इसको इस तरफ ले आए, उसको ज़ाहिर उधर ले जाए, नेगेटिव हो जाएगा तो जीरो हो गई। अब हमें जो है वो आप जरा देखें, ई से भी क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल आउट। हमें फाइंड क्या करना था, जरा देखें। फाइंड जो है वो हमें सिर्फ रिलेशनशिप बताना है कि रिलेशनशिप क्या बनेगा। सो अब देखें कि ई जो है वो ई से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डेंसिटी भी सेम रखी हुई है। सो हम जो है वो M1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और M1 Q2 विल बी इक्वल टू Q1 M2, ये वाला आपके पास रिलेशन बनेगा मैथ और चार्ज में। क्योंकि मैथ और चार्ज का रिलेशन ही पूछा हुआ है, तो इसमें आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, बीटा आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इन अ मीडियम जो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस and distance d apart is f. What distance apart these points charges be kept the same medium so that force between them जो है वो कितनी हो जाए, 16 टाइम्स हो जाए। That is so simple जी। 37 जो है इसमें देखो कि हमारे पास जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है। सो अगर हम जो है यहाँ पर हाफ करेंगे, डिस्टेंस को हाफ करेंगे, तो आपकी जो फोर्स है वो 1 बाय जो है वो अगर इसको 4 करेंगे 1/4 टाइम्स, तो 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 6, ज़्यादा से 1/16, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी 16 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब है वी हैव टू मेड द डिस्टेंस 1/4 टाइम्स। सो इसमें आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, चार्ली। Question number 38. Two particles of equal mass, equal charge are placed in at a distance of 16 meter. They do not experience any force. तो चार्ज टू मास रेशो बतानी है कि वो क्या होगा। 38 we have two charges Q1 और Q2. They are placed at a distance of 16 centimeter. ये आपके पास चार्ज जो है वो Q2, कहते हैं डू नॉट एक्सपीरियंस जो है वो एनी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है। तो फोर्स अगर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, हमें जो है वो इनके मैसेज भी गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है। अच्छा और चूंकि फोर्स सॉरी ये होगी कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये वाली होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फोर्स। चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। सो ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स कब अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि फोर्स कब जीरो होगी, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। सो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, तब जो है वो एक दूसरे को कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जो है वो इजीली जो है वो आप आंसर कर सकते हो। तो जरा इक्वेशन के अकॉर्डिंग एफ जी, चूंकि मैथ भी दोनों के सेम गिवन है, चार्ज भी सेम गिवन है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। सो इसका मतलब है एफ जी जो है इज इक्वल टू एफ ई, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होता है जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर, तो M1 M स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई जो है वो क्या है, वो होता है जी के Q1 Q2, तो ये Q स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। जो कि डिस्टेंस दोनों में जो है वो 16 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है ये जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो है रेशो आपने मैथ टू चार्ज टू मैथ रेशो कैलकुलेट करनी है ना यहाँ पर। हाँ जी। सो यहाँ पर जो है आपके पास G बाय K इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर M स्क्वायर, ये आपके पास आंसर है। अच्छा अब हम ना दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो Q ओवर M जो है वो इज इक्वल टू अंडर रूट G ओवर K जो है वो हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की वैल्यू जो है अगर मैं पुट कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जी। सो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शंस में कौन सा है जी, डेल्टा, डेल्टा आंसर बनेगा। 39. If a proton and a deuteron and an alpha particle kept in the same electric field, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो ये बताएं कि कौन सी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होगी।
चूँकि उसने प्रोटॉन न्यूट्रॉन विल हैव द एक्सेलरेशन पूछा हुआ सबका, तो सेम एक्सेलरेशन किस केस में आएगा? सो एक्सेलरेशन जो है वो हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। ठीक है जी, तो क्यू ई फोर्स क्या होती है, एम ए के इक्वल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्यू ई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, अच्छा अब गौर करें तो वो कहता है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गई तो ये तो हो गया जी कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर मास हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है वो हमें जो गिवन है वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स। सो आई चेक फॉर ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स के लिए, सबके लिए आप बारी बारी चेक कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है जी, टू अल्फा पार्टिकल will be equal to चार्ज जो है ऑन ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय जो है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाई, जो कि मास डिनोमिनेटर में है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्यूट्रॉन। ठीक है जी, तो चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन जो है वो कितना है जी, 1। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स क्या है, 2 टाइम्स, डबल होता है। ठीक है, मास ऑन अल्फा पार्टिकल जो है वो कितना होगा, 4। मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो कितना होगा, 2। तो 4/4 आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो सेम एक्सेलरेशन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का बनेगा, इसलिए आपका आंसर जो है यहाँ बनेगा बीटा। ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल हैव द सेम एक्सेलरेशन, तो ये आपका आंसर बनेगा। 40 जी, द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज F। और अगर हम एक डायलैक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन R इंट्रोड्यूस करते हैं तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस कर जाती है। क्या आंसर आएगा जी आपका, बीटा। 41 जी, द पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला फिर से वही जी, E इज इक्वल टू V बाई डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा V और डेल्टा R भी कह सकते हैं। D यहाँ कितना है, 0.5 सेंटीमीटर और वोल्ट है 12 वोल्ट, तो सिंपली आंसर आपका डेल्टा बन जाएगा 2400 न्यूटन पर कूलम। चूंकि आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं, आपने बोला, इसका आंसर डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो है अगेन वही है। देखिए जी, डिस्टेंस पहले 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर थे, 1 सेंटीमीटर करोगे तो सेपरेशन कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 1/4 टाइम्स कम हो गई। इसका मतलब है फोर्स 16 टाइम्स बढ़ जाएगी, जैसे पहले हमने डिस्कस किया, तो इसका आंसर भी डेल्टा होगा। 43 में अगेन पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है जी, E इज इक्वल टू वी डी। यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है। 40 जो है वो आपका क्वेश्चन है जी, 43 जी, 43। अच्छा ये 43 जो है इसमें हमें जो क्वेश्चन है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ही, लेकिन जो है वो इसमें हमें जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हमारे पास फॉर्मूला है जी, E इज इक्वल टू वी बाई डी। यहाँ से D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V ओवर E। जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज, जो है वो V कितना है 600 और E जो है वो कितना है 200। आपके पास आंसर 3 मीटर आ जाएगा। तो सो सिंपल जी, आंसर आपके पास डेल्टा। 44 जी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने आपको कहा था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई भी हमारे पास सरफेस है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो स्फीयर के बारे में भी कहा था, हमेशा रेडियल आउटवर्ड होती है, तो उसका एंगल उसके साथ हमेशा कितना बन रहा होता है, 90। सो 90 ऑलवेज आंसर अल्फा बनेगा। 45 दी सिमिलर चार्जेस हैव मैसेज m and 2m, और ये बताएं रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जी हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा V, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी, QV के। और अब गौर करें तो इसमें कहीं भी मैस नहीं है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है, ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड द पोटेंशियल। अगर जो है वो उनका दे आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो है वो सिमिलर चार्जेस हैं, चार्जेस उनके सेम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी रेशो काइनेटिक एनर्जी की 1:1 ही होगी। सो आंसर इज बीटा। 43 जी 46 में सिंगल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 6.25 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आर प्रेजेंट इन 1 जूल जो है। तो यहाँ पर आंसर जो आपके पास आ जाएगा चार्ली। 47 a charge of 0.1 coulomb is accelerated through a potential difference of 1000 volt, it acquires energy। यहाँ भी देखिए फॉर्मूला यही अप्लाई होना है, W इज इक्वल टू क्यू वी। चार्ज आपको गिवन है 0.1 और कूलम और कितना है 1000। सो आंसर आपका जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 जूल आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन जी 48, एन इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भी जो है वो फॉर्मूला एक्सेलरेशन के बारे में कहा हुआ है। तो एक्सेलरेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव भी किया है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है क्यू ई, एक्सेलरेशन जो है वो एम ए के इक्वल होता है क्यू ई। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एम। ये आपके पास जो है फॉर्मूला बन गया। सोचो कि यहाँ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है तो क्यू की जगह ई आ जाएगा, तो आंसर आपका जो है बनेगा अल्फा आंसर आ जाएगा। 49 सिंपल है जी, चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के इक्वल होती है, तो आंसर आपका जो है वो चार्ली इनसाइड जीरो स्फेरिकल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। सो कोई भी हमारे पास स्फीयर है तो उसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड तो होती है जीरो, तो आउट साइड जो है वो वेरी करती है एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये आर ऊपर जाके इसको यूं भी तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर -2। सो इन साइड जीरो होगी, आउट साइड वेरी करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -2। सो आंसर इज चार्ली। 50 जी, ये भी सिंपल W इज इक्वल टू क्यू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर पोटेंशियल कह रहा है जी आपके पास जो है वो क्या होगा, तो यहाँ हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल जो बेसिकली क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो आपके पास क्या है जी, यहाँ पे 8 मिली जूल, 8 मिली मीन 10⁻³ और चार्ज जो आपको गिवन है वो कितना है 5 माइक्रोमीन 10⁻³ ठीक है जी। सो ये जो है वो आपके पास आगे सॉल्व हो जाएगा जी 1.6 ठीक है जी, और इनटू 10⁻⁴ जो है वो क्या आ जाएगा +3। सो यहाँ आंसर जो आपका बनेगा 1.6 किलो वोल्ट ठीक है जी। तो आंसर आपका चार्ली। 51 जो है वो डेट इज आल्सो सो सिंपल जी। 51 वाले क्वेश्चन में हमें पता है कि एप्सिलॉन आर जो है वो किसके इक्वल होता है, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वो 15 माइक्रोकूलम है, वो कितना है जी 3। तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, और इसमें चूंकि दोनों के साथ माइक्रो है, माइक्रो माइक्रो से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका बनेगा 5। 52 जी, अलाइन हुज टेंजेंट एट द, ये है जी इलेक्ट्रिक फोर्स को कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आंसर इज चार्ली 52 का। 53 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट का डिस्टेंस का मतलब होता है आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, तो वो जीरो ही होता है जी। तो आंसर इज चार्ली। 54 जी, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस दोनों की दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, सो आंसर इज बीटा। 55 जो है 55 में आई थिंक सो के ऑप्शन कोई नहीं बन रहा मेरे अकॉर्डिंग। 55 जो है इसमें इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। इसमें जो देखें हमारे पास जो फर्स्ट है कैपेसिटर C1 जो है, ऑप्शन ए जो है इसको देखें कैपेसिटर C1 में एरिया ए गिवन है, डिस्टेंस डी गिवन है ठीक है जी। C2 में जो है वो एरिया जो है वो आपको गिवन है 2a, डिस्टेंस जो है वो 2d गिवन है। C3 जो है वो कैपेसिटर, इसमें एरिया आपको 2a गिवन है ठीक है, और आपको जो है वो डिस्टेंस d/2 गिवन है। C4 जो कैपेसिटर है उसमें एरिया जो है आपको गिवन है a/2 ठीक है, और डिस्टेंस जो गिवन है वो 2d गिवन है। कैपेसिटर 5 जो है वो उसमें आपको जो डिस्टेंस है एरिया a गिवन है, जबकि डिस्टेंस d/2 गिवन है। हम ना बारी बारी इनकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जी A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर जो है वो एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो इनकी कैपेसिटेंस C के इक्वल आ जाएगी। लेट्स मैं इसको C कह देता हूँ। इसमें देखें 2 एरिया है, 2D है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन आंसर आपका C ही आएगा ठीक है। अच्छा अब इसमें गौर करें तो एरिया हाफ कर दें, एरिया हाफ कर दिया इस वाले केस में, डिस्टेंस डबल कर दिया, तो 2 2 जार, अच्छा ये सॉरी 3 वाले में पहले देख लें। 3 में एरिया डबल किया, 3 वाले में एरिया डबल किया, डिस्टेंस को हाफ किया ठीक है जी। सो ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 जार क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब है इसका आंसर 4 टाइम्स आपका कैपेसिटेंस बनेगा ओरिजिनल। 4 वाला देखेंगे, 4 वाले में एरिया उसने हाफ किया 4 वाले में, और डिस्टेंस को डबल कर दिया, एरिया हाफ और डिस्टेंस डबल, 2 2 जार 4, तो ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 1/4। इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो C/4 बनेगा, ये 1/4 C।
इसमें एरिया ए रखा हुआ है, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को हाफ करेंगे लास्ट वाले में, डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर देते तो 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब है ये 2c बनेगा। तो अब देखें कि अगर हम देखें तो उसने कहा है कि ग्रेटेस्ट लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जो है मुझे जाना है, लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है। सो इसमें जो लीस्ट सबसे कम होगा वो c/4 होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो उससे कम क्या आएगा 2c, ठीक है, c आएगा। उसके बाद c यानी कि ये दोनों जो है वो इक्वल आएंगे। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट में 2c और लास्ट में सबसे ज्यादा जो है वो 4c। सो c/4 किसका है, c4 का, कैपेसिटर का। c आगे किसका है, c1, और जो c2 है c1 और c2 ये दोनों सेम है। आगे जो 2c है वो किसका है, c5 का, और लास्ट पे जो आता है सबसे ज्यादा है वो किसका है, c3 का। तो ये ऑप्शंस बनता है, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस गौर से देखें तो इसमें हमारे पास जो वो कैपेसिटर जो है वो 1 2 3 की फॉर्म में उसमें गिवन है। तो मैं कहूँगा अगर लीस्ट से ग्रेटेस्ट पूछा हुआ है तो 4 1 2 5 3 ये आंसर बनता है। 4 1 2 3 4 1 1 जो टोके टाई हो रहा है ना, 1 और 2, 1 एंड 2 टाई, 4 उसके बाद 1 एंड 2 टाई, देन 5 और देन 3। हाँ जी, इसमें जो है वो आंसर आपका फिर डेल्टा बन सकता है। अगर आप देखें ना तो 1 एंड 2 टाई हो रहा है, 1 एंड 2 ये चूंकि सी है ना, 1 एंड 2 जो है वो ये आपका टाई हो जाएगा। तो ठीक है, आंसर फिर आपका डेल्टा बन जाएगा। 4 1 एंड 2 जो कुछ उसने लिखा इस तरह से, 1 एंड 2 जो है ये दोनों टाई यानी इनका सेम है। उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो इसका आंसर फिर डेल्टा बन सकता है इन ऑप्शंस के गिवन जो गिवन है। तो आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है जी, इसमें देखिए ना उसने लिखा इस तरह से हुआ है 4 1 एंड 2 टाई। तो इट सीम्स कि उसने 4 1 और 2 जो है उसको टाई लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। उसको लिखना चाहिए 4 उसके बाद 1 एंड 2 टाई और 5 3। सो इसलिए आंसर जो है वो अगर आप ब्रैकेट्स में इनको 1 और 2 को टाई लिख लें तो फिर आपका आंसर यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डेल्टा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है जी 56 हॉलो सफियर स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर जो है, और ये तो सिंपल है जी। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने यूज करना है। कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 57 और फॉर्मूला होगा, सॉरी 56 जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे। V इज इक्वल टू KQ/R। K जो है वो आपको पता है 9 × 10⁹ होता है, और चार्ज जो यहाँ गिवन है वो है जी 2.5 माइक्रोकूलम, 2.5 माइक्रो 10⁻⁻⁶ और रेडियस जो गिवन है वो मीटर में ही गिवन है 1। जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ये 22.5 जो है और इनटू जो है वो ज़ाहिर है ये आ जाएगा 10⁻³ तो ये सिंपल है जी। आंसर जो है उसने आगे चेंज ही नहीं किया, चार्ली आंसर है। 57 ज़रा देखें 57 जो है इसमें आपको जो है वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। चेंज इन पोटेंशियल जो हमें पता है, चेंज इन पोटेंशियल जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पोटेंशियल में चेंज है वो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फाइनल हमें फाइंड करना है, उसको V बोला हुआ, इनिशियल हमें 10 गिवन है, इनिशियल पोटेंशियल जो है वर्क डन जो है वो कितना है 20 ओवर चार्ज कितना है 4। सो Vf इज -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से फाइनल पोटेंशियल उसका कितना आ जाएगा 15 वोल्ट, माइनस हो जाकर 10 हो जाएगा। तो आंसर इसमें 15 वोल्ट बनता है। 56 जी, चार्ज क्यू जो है वो एक्सर्ट, हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है कि चूँकि जो चार्जेस हैं अगर हम वहाँ आके एक और चार्ज भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो जो चार्जेस के दरमियान ऑलरेडी फोर्स थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चूँकि चार्ज की जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसकी जो चार्ज की अपनी जो एबिलिटी है टू रिपेल और अट्रैक्ट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आंसर है बीटा। 58 का आंसर बीटा रिमेन्स अनचेंज। 59 भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पोटेंशियल थ्रू आउट जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इनसाइड जो है पोटेंशियल कांस्टेंट, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो स्फीयर जीरो होती है। सो इसमें आंसर है जी अल्फा। लास्ट वाला क्वेश्चन जी 60 वाला, इसको हमने डिस्कस किया था। चूंकि कूलम फोर्स जो है इज अ म्यूचुअल फोर्स,
तो जितना चार्ज 1 चार्ज 2 पे फोर्स अप्लाई करता है उतना चार्ज 2 चार्ज 1 पे फोर्स अप्लाई करता है। सो आंसर इसमें क्या रहता है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, जो कि कूलम फोर्स जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है। तो आंसर इज चार्ली, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो आंसर इज चार्ली। सो इसमें जी अब जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको आपने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। चीज़ों को नोट डाउन कर लिया करें। जब हमारी डिस्कशन एंड होती है तो उसके बाद जो आप क्या करो, जो आपने नोट्स डेवलप किए हुए हैं उसमें आप एडिशन करनी है। एडिशन ये करनी है कि मिस्टेक कहाँ हुई और क्यों हुई, और उसको आपने जो है उस मिस्टेक को ठीक भी करना है, और साथ जो है वो अपने नॉलेज में जो है वो जो है इंक्रीमेंट के लिए क्या करना है, उसको जो नए कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उनको कंसीव करने के लिए उनको नोट डाउन कर लेना है। जहाँ मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं उसको, जैसे अगर इक्विपोटेंशियल वाले क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे 5-6 हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम है एक दफ़ा इक्विपोटेंशियल वाले टॉपिक को रिवाइज कर लें। जो आज की डिस्कशन में फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं उनको एक पेज पे लिख के अलग से प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह से आपके जो आने वाले अपकमिंग जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कॉम्पिटिटिव टेस्ट जो अपकमिंग होंगे, ठीक है जी। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो डे मुलाकात होगी। नेक्स्ट हम जो है वो नया यूनिट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अल्लाह हाफिज़।